हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू हैकिंग विद कैन। तो हमने बीच में थोड़ा सा ब्रेक लिया था ताकि जो कॉन्सेप्ट हमारे हैं वो क्लियर हो जाएं, जो पिछली वीडियोस में थे सारे, क्योंकि पिछली वीडियो जॉन द रिपर बहुत लंबी चली गई थी और सबसे लॉन्गेस्ट वीडियो अभी तक रह गई है। तो वो टॉपिक ही कुछ ऐसा था जॉन द रिपर का कि हम ज़्यादा ही उस पर खींचते चले गए, क्योंकि जॉन द रिपर आप जितना कर लें, जितना ज़्यादा करें उतना कम होता है, क्योंकि ये बहुत अच्छा और एडवांस टूल है और क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ों को क्रैक कर सकता है, बहुत सारी चीज़ों को। तो हम जॉन द रिपर को छोड़ के आगे चलते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है उस पे पोर्ट्स एंड सर्विसेज पे। अब पोर्ट्स एंड सर्विसेज, अगर आपको याद हो तो मैंने एनमैप पढ़ाते वक्त आप लोगों को एक बात बताई थी कि नेटवर्क में 65,535 टोटल पोर्ट्स होती हैं, जिनमें से 1024 पब्लिक पोर्ट्स होती हैं और बाकी सारी प्राइवेट पोर्ट्स होती हैं। अब हमें पोर्ट्स की क्यों ज़रूरत पेश आई? अब इसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं कि यार आप एटीएम में जाते हैं तो हर बैंक का अपना एक एटीएम है, यानी कि हर बैंक की अपनी एक पोर्ट है सर्विस देने की। आप अपना पिन डालते हैं, कम्युनिकेट करते हैं और आ जाते हैं। अगर ऐसा होता कि हर बैंक की सेम एटीएम मशीन होती फिर तो ऐसा नहीं हो सकता। तो इसी वजह से बैंकों की, हर बैंक की अपनी मुख्तलिफ सर्विसेज होती हैं। अब जैसे अगर सारे बैंक्स की एक ही वेबसाइट होती फिर तो बहुत ही ट्रैफिक होती और जाहिर सी बात है ऑनलाइन बैंकिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती, बहुत मसले मसाइल होते। तो इसी वजह से बहुत सारी सर्विसेज को एक ही पोर्ट पे नहीं चलाया जा सकता। पोर्ट्स आपकी सर्विसेज की, आप कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन के यूज़र और उसके दरमियान सही रहे वो इस्तेमाल होती हैं पोर्ट्स, यानी कि सर्विसेज को अलहदा करने के लिए। अब हम कुछ पोर्ट्स डिस्कस करते हैं। वैसे तो बहुत सारी 1024 पोर्ट्स हैं, लेकिन मैं आप लोगों को ना कुछ पब्लिक पोर्ट्स जो बहुत ज़्यादा फेमस हैं जो हम CTF में इस्तेमाल करेंगे। और हाँ, एक और वार्निंग कि CTF वाला ही मैं काम करवा रहा हूँ, मैं कोई आपको पेनिट्रेशन टेस्टिंग या उसका कोई कोर्स नहीं करवा रहा, मैं आपको CTF के लिए रेडी कर रहा हूँ। CTF जब हमारे थोड़े से कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर मैं आपको हम एक कोर्स स्टार्ट करेंगे और उसमें हम बेसिक नेटवर्किंग से लेके चलेंगे उससे। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अब सर्विसेज तो आ गई। एक 21 पोर्ट होती है जिसका नाम होता है FTP, जिसको कहते हैं फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। मैं दिखा देता हूँ, sudo nmap ही करके देख लेते हैं। 127.0.0.1 ठीक, ऑफ कोर्स पासवर्ड, डैम है मैन, ये जल्दी कंप्लीट कर ले होप। ठीक है, अब देखें यहाँ पे 21 की पोर्ट ओपन है FTP की। ठीक है, FTP होता क्या है बेसिकली? इसके जैसे नाम से जाहिर है फाइल ट्रांसफरिंग प्रोटोकॉल, तो इसका मतलब ये है कि फ़ाइल ट्रांसफरिंग करना एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में। अब FTP से आप क्या करते हैं, FTP से आप एक्सेस लेते हैं और उस पर पासवर्ड और ऑथेंटिकेशन वगैरह अगर उस पर होती है आप दे के लॉगिन हो जाते हैं, नहीं होती तो फिर आप ऐसे ही लॉगिन हो जाते हैं। मैं अपने पे करने की कोशिश करता हूँ, देखता हूँ होते कि नहीं। हो गया, लेकिन हुआ नहीं, यानी कि FTP की ये कमांड आ गई, ls हेल्प मैं कर सकता हूँ। तो ये देखें, ये कुछ कमांड है डर, ठीक है, नॉट कनेक्टेड, अभी FTP कनेक्टेड नहीं है, लेकिन देखें हम FTP में एंटर हो गए हैं। एग्जिट या क्विट, इसकी आप कोई कमांड लिख सकते हैं। अब देखिए बहुत सारी कमांड आती हैं। FTP हम बहुत ज़्यादा CTS में यूज़ करेंगे क्योंकि उनके सर्वर पे मशीन से हम फाइल्स गेट करेंगे अपने पास और अपलोड करेंगे, तो हमें FTP की ज़रूरत पड़ सकती है फाइल ट्रांसफरिंग में। तो हम FTP बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं CTF में, तो आपको पता होना चाहिए फाइल ट्रांसफरिंग। अब होता क्या है, मेरा कंप्यूटर उस कंप्यूटर से कनेक्ट हो जाता है, लेकिन सिर्फ क्या करेगा, फाइल ट्रांसफरिंग के लिए। अब मैं गेट की कमांड लिखूंगा और फाइल का नेम दूंगा, फाइल मेरे पास डाउनलोड हो जाएगी सेम टू सेम। अब यानी कि हम क्या कर सकते हैं कि यार एक ही नेटवर्क में बैठे हुए एडमिनिस्ट्रेटर वगैरह दूसरे कंप्यूटर की फाइल्स वगैरह देख सकते हैं। अगर उन्हें कोई डॉक्यूमेंट चाहिए तो वो डाउनलोड कर सकते हैं।
ठीक है, तो ये थोड़ा सा हम इसको ऐसे देख लेते हैं। 22 पोर्ट पे आते हैं, उससे कहते हैं SSH। ठीक है, SSH कहते हैं। SSH क्या है कि SSH बेसिकली होता ही है कि सिक्योर शेल। दो कंप्यूटर्स आपस में रिमोटली कनेक्टेड हो जाए। अब मैं आपको एक दिखाता हूँ। पहले मैं ना sudo service start SSH, मेरे ख्याल से शायद यही कमांड है। ओके, सर्विस SSH सर्विस स्टार्ट, हाँ सर्विस स्टार्ट SSH। आई गेस शायद मैं कमांड सही नहीं दे रहा। SSH, ओके चलो कोई मसला नहीं। SSH वैसे यूं करके होता है। तो अब मैं वैसे चाह रहा था अपने पास पोर्ट ओपन करने के लिए ना, तो कोई नहीं, मैं दिखाना चाह रहा था कि 22 पे SSH की पोर्ट होती है, लेकिन कोई मसला नहीं। तो SSH से होता क्या बेसिकली, आप किसी का भी कंप्यूटर अपने पास रिमोट डेस्कटॉप पे ले लेते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप कमांड थ्रो करेंगे। कमांड वैसे उसकी होती है कि आपको यूज़र नेम अगर पता है ना, तो आप यूज़र नेम ने फर्स्ट किया कैन @ और IP 127.0.0.1, ठीक है, ऐसे IP देंगे। कनेक्शन टू रिफ्यूज़, क्योंकि मेरे पास पोर्ट ही ओपन नहीं है। पोर्ट जब ओपन नहीं होगी तो अगर हो गया तो आपसे या तो पासवर्ड मांगेगा या फिर पास फ्रेज। SSH की डिटेल में यही चीज़ें आती हैं। बेसिकली SSH ज़्यादा सिक्योर क्यों है, ये अभी हम स्टडी करते हैं। तो SSH ही क्यों, हमने हमारी उससे पहले ना हम थोड़ा सा एक चीज़ डिस्कस कर लेते हैं। टेलनेट हमारे पास सेम चीज़ थी, रिमोटली डेस्कटॉप कनेक्टेड हो जाते हैं, रिमोटली CLI बेस्ड। यानी कि जैसे मेरा कंप्यूटर है ना, ये लैपटॉप है, ये लिनक्स चल रही है, मैं इसमें SSH की सर्विस ऑन करके ना अपने कंप्यूटर पुटी बेस से कनेक्ट कर लूँ, ठीक है। अब होगा क्या पुटी के ज़रिए, तो होगा क्या, जो कमांड प्रॉम्प्ट होगा मुझे वहाँ पे पूरा ये ऐसा जैसे टर्मिनल यहाँ पे मिल रहा है ना लिनक्स का, वैसा का वैसा मुझे वहाँ पे मिल जाएगा। अब मैं यहाँ से फाइल एक्सेस करूँ, फाइल डाउनलोड करूँ, मेरी मर्ज़ी। यानी कि पूरा का पूरा एक किस्म का CLI में लिनक्स मेरे हाथ में है, मुझे कोई मसला नहीं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको GUI भी मिल जाता है, तो लेकिन GUI मैंने टेस्ट नहीं किया, CLI मैंने टेस्ट किया हुआ है। तो CLI अब टेलनेट और SSH में क्या फ़र्क है, जब दोनों सेम चीज़ में। हमारे पास रिमोटली डेस्कटॉप तो कनेक्ट हो रहे थे, लेकिन हमारे पास क्या नाम है, सिक्योरिटी की कमी थी। लोग टेलनेट को आराम से ब्रेक करी जा रहे थे। I mean, उसका पासवर्ड क्रैक कर लिया, यूज़र नेम क्रैक कर लिया और एंटर हाइड्रा के ज़रिए, तो बहुत सारे लोग एंटर हो गए, हमारी कम्युनिकेशन सेफ न रही। तो हमने क्या किया, फिर हमने SSH बनाया। मैंने तो नहीं, मेरे से कुछ जीनियस बंदों ने बनाया, मैं वैसे कह रहा हूँ। फिर SSH बनाया गया। SSH बनाया गया तो उसमें एक कॉन्सेप्ट रखा गया कीज़ का, पब्लिक की और प्राइवेट की। फिर आपको अभी वो याद आएगा कि यार एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी, जिसमें दो कीज़ होती हैं, पब्लिक की और प्राइवेट की, यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट है। तो प्राइवेट की और पब्लिक की एक के पास होती है, और वो दोनों यूज़ करते हुए SSH एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। अब SSH में पास फ्रेज भी होती है, पासवर्ड भी होता है, दोनों चीज़ें होती हैं। अब एक होता है कि जॉन द रिपर से जब मैं कह रहा था SSH का क्रैक करते हैं, वो आप किसी की को क्रैक करते हैं, उस की को यूज़ करते हुए फिर आप पास फ्रेज देते हैं। क्यों? क्योंकि उस की में पास फ्रेज होती है आपकी, और उस की में कॉन्फ़िगरेशन होती है कुछ। तो उस की में जब पास फ्रेज है तो आप पास फ्रेज को क्रैक करते हैं और पास फ्रेज फिर डाल के फिर कनेक्ट होते हैं। इसी वजह से SSH ज़्यादा सिक्योर है, क्योंकि उस हैकर को पहले SSH में यानी कि क्रैक करने के लिए उसे आपकी एक की चाहिए। अगर आपने अच्छे तरीके से यानी कि एडवांस लेवल पे SSH को कॉन्फ़िगर कर लिया बहुत अच्छा, तो आपका कोई भी हैकर के लिए तकरीबन 95% मुश्किल हो जाएगा कि वो इसको आपके SSH को यानी कि वो कर सके, क्रैक कर सके। और SSH कभी ब्रेक नहीं होता, हमेशा क्रैक होता है। पासवर्ड कभी ब्रेक नहीं होगा, क्रैक होगा, ये एक है लॉजिक। तो SSH का फिर यानी कि आप अगर अच्छी की कर लेते तो हैकर को तो एक की चाहिए आपकी। अब जब आप की ही ज़्यादा सिक्योर तरीके के अपने पास सेव कर लेंगे, की रख लेंगे, तो फिर तो हैकर गया, फिर तो यानी कि आप ही हैं, फिर तो साइबर सिक्योरिटी जीत गई। तो इसी वजह से हैकर्स हमेशा SSH की कीज़ गेट करने के पीछे होते हैं जब उन्हें SSH की क्रैकिंग करनी होती है।
उनके पास कोई भी की हाथ लग जाए बस फिर वो क्रैकिंग शुरू करते हैं अपनी। तो SSH के बारे में थोड़ी डिटेल से डिस्कस करना था, क्योंकि फिर हम जब कीज़ का यूज़ करते तो मैं ये नहीं चाहता था कुछ सवाल आएँ कि यार कीज़ का कॉन्सेप्ट क्या आ गया। तो ठीक है, ID _RSA की नाम से की होती है इनकी, ठीक है, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं थोड़ा सा। तो सेल्फ स्टडी कीजिएगा इसके SSH के बारे में ना थोड़ा सा, अगर मेरा कोई कॉन्सेप्ट गलत हो तो कमेंट पे मुझे बता दीजिएगा। अब 23 टेलनेट हो गई, हमने अभी डिस्कस की। टेलनेट बिल्कुल SSH की तरह है और SSH बिल्कुल टेलनेट की तरह है, मसला सिर्फ सिक्योरिटी का आता है टेलनेट में। अच्छा जी, आगे आ जाएं। AT की पोर्ट HTTP वेबसाइट, अगर कहीं पे HTTP की यानी कि AT पोर्ट ओपन है तो इसका मतलब वेबसाइट चल रही है। मैं एग्जांपल दिखा देता हूँ, pingcertifiedhacker.com, ठीक है, इसे पिंग करते हैं। पिंग क्यों किया, बस मुझे ना इसका ये एड्रेस चाहिए था स्कैनिंग के लिए, nmap की ना, sudo nmap, और मैं आगे Ctrl+Shift+V से IP दे देता हूँ। Ctrl+Shift+C से आप कॉपी कर सकते हैं, Ctrl+Shift+V से आप पेस्ट कर सकते हैं। जो लोग लिनक्स पे न्यू हैं उनको थोड़ा सा मैं कह रहा हूँ कि मसला ना हो इन चीज़ों में ना, क्योंकि बेसिक कमांड्स अभी हमें याद होनी चाहिए, तो बाकी आगे अल्लाह खैर करेगा। अच्छा जी, यहाँ पे तो बहुत सारी पोर्ट्स ओपन है। चलें, यहाँ से तो मैं आपको बहुत सारी चीज़ें करवा सकता हूँ। ऐसे 22 यहाँ पे SSH भी ओपन है, जैसे देख सकते हैं। SMTP ये मैं मिस कर रहा था, मैं सोच रहा था मैं कुछ मिस कर रहा हूँ। 25 जो है SMTP यानी कि सर्विस मेल प्रोटोकॉल या ऐसा कुछ है इसका ना एप्लीकेशन, तो मेल ट्रांसफर के लिए ये यूज़ होती है। अब हम आ जाते हैं इस पे AT पोर्ट HTTP, ये जहाँ भी ओपन होगी इसका मतलब कोई ना कोई वेबसाइट चल रही होगी। चेक करवाऊँ, चेक कर लेते हैं, मसला है कोई नहीं, प्रैक्टिकल करते हैं। मैं इसके जाता हूँ और :AT लिखता हूँ। :AT पोर्ट को एक्सेस कर रहा हूँ ना, यानी कि HTTP को। एक मिनट, क्या है कि है ही नहीं, ओह अच्छा, एक मिनट मैं दोबारा IP दे के चेक कर लेता हूँ, शायद हम वेबसाइट पे चले जाएँ। ओके, चलो कोई नहीं, मुझे लगा शायद हम डायरेक्ट वेबसाइट पे जा सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ साइज CTS में ही होता है ज़्यादा। तो हम क्या करते हैं, वेबसाइट लिखते हैं और उसकी यानी कि :AT देते हैं। CTFs की मैं बात करूँ, IP दे के ना, दे के AT, तो जहाँ भी AT हो गया आपने समझ जाना कि यार वेबसाइट चल रही है HTTP। हाँ, इसके आगे इन्होंने एक अच्छी चीज़ हुई है 139 NetBIOS SSN। फिर हम एक देख लेते हैं, यहाँ पे ओपन है Microsoft DNS AKA सॉरी मैं थोड़ा सा आगे निकल गया। 443 भी HTTP 443 है HTTPS के लिए। अब आप कहेंगे यार ये दोनों क्या, दोनों ही वेबसाइट के लिए यूज़ होती हैं, ठीक है, वो HTTP है वो HTTPS है। HTTPS में ज़्यादा सिक्योरिटी होती है, बस यही है कॉन्सेप्ट, जैसे टेलनेट और SSH के। 139 और 445 माइक्रोसॉफ्ट DNS एक पे लिखा हुआ और एक पे NetBIOS लिखा हुआ है, इनकी बड़ी राइवलरी है। NetBIOS जो है और सर्विस है, आई मीन ये काम आती थी कंप्यूटर्स को आपस में कम्युनिकेट करवाने के लिए, डाटा शेयरिंग के लिए, यानी कि वो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे डाटा गेट या अपलोड कर सकते थे, यानी कि सीधा गेट कर लिया, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देख ली, ये चीज़ें। तो NetBIOS थी हमारे पास पोर्ट 139। फिर क्या हुआ, फिर इसमें इम्प्रूवमेंट की गई और अब इसको कहा जाता है सांबा पोर्ट, जिससे आप 445 में देख रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट DS के नाम से, AKA सांबा पोर्ट होती है ये, ठीक है। सांबा पोर्ट आप ये कह सकते हैं NetBIOS का न्यूएस्ट वर्जन है और काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स की गई थी इसमें, और इसकी थोड़ी सी सिक्योरिटी को भी बढ़ाया गया था, तो इस वजह से ये उसका अपडेटेड वर्जन है और इसे अपडेट करके तो नाम रख दिया सांबा, और माइक्रोसॉफ्ट DS भी कहा जाता है। तो इसके सांबा, NetBIOS, माइक्रोसॉफ्ट DS एक ही चीज़ है। तो हम ये 443, 445, 139, 80, 22, 21, 23 हम ये CTS में बहुत ज़्यादा देखने वाले हैं। तो इन पोर्ट्स में आप कोशिश कीजिएगा, ख़ुद भी अपनी ज़रा स्टडी कीजिए, सेल्फ स्टडी। मैं हार्डली रिकमेंड करूँगा कि SSH पे ज़रा ID RSA की कीज़ वगैरह पे थोड़ा सा ज़्यादा अपनी थोड़ी सी ज़्यादा स्टडी करें,
तो क्योंकि इसका जितनी सेल्फ स्टडी करेंगे ना आप, उतना आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि SSH बाकी पोर्ट से ज़्यादा बहुत इस्तेमाल होता है CTS में, जहाँ तक मैंने देखे ट्राई हैकमी के CTS बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। FTP भी इतना नहीं होता जितना SSH होता है। तो 80 तो तकरीबन हर CTF में होता है। अब देखें 995 तक ठीक है। अब ये बाकी इनकी अपनी कोई प्राइवेट पोर्ट चल रही है, मुझे नहीं पता, प्राइवेट पोर्ट पे अपनी कोई सर्विसेज चल रही हैं। जैसे ये यहाँ पे पोस्ट ग्रेसक्यूएल लिखा हुआ है। पोस्ट ग्रेसक्यूएल वैसे एसक्यूएल की वो है, आप कह सकते हैं सर्विस है पोस्ट ग्रेसक्यूएल। फिर माई एसक्यूएल चल रही है। मेटास्प्लॉइट, अगर आपको नहीं पता, मेटास्प्लॉइट जो एक फ्रेमवर्क है ना, वो काम करता है पोस्ट ग्रेसक्यूएल पे। तो पोस्ट ग्रेसक्यूएल यानी कि एसक्यूएल की सर्विस है, तो डेटाबेस आप कह सकते हैं। तो हैंडलिंग के लिए किस्म का कह सकते हैं, जहाँ तक मेरा कॉन्सेप्ट है। तो हम इसको यूज़ कर लेते हैं ग्रेसक्यूएल को। तो होप के आपको ये काफ़ी यानी कि कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा एज सर्विस पोर्ट्स का। तो अब मंडे को इंशाल्लाह हम लोग अपना एक पहला CTF खेलेंगे, और उस CTF का मैं नाम नहीं अभी बता रहा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए कोई इजी सा CTF ढूंढूंगा, क्योंकि हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और एडवांस पे जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। ज़्यादा कोई रश नहीं करना हमें, ज़्यादा कोई तेज़ी में नहीं जाना, हम आराम से जाएंगे, तो कोई मसला नहीं। तो अल्लाह हाफिज़ फिर, एंड hope to see you guys on Monday. So Allah Hafiz.